Hello everyone, welcome back to Exam Capture. My name is Rahul Ranjan, your friend, brother, tutor and mentor, you can say. And today we are going to study the last chapter from your physics section, that is human eye and the colorful world. And yes, this is going to be very interesting chapter from your exam point of view. Okay, so let's start this session. बेसिकली हम लोग पहले ह्यूमन आई को देखेंगे, इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर आईज में होने वाले डिफेक्ट्स को देखेंगे और उसका क्या इलाज है, क्या करेक्शन है उसको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई का मेन पार्ट्स कर्निया होता है, आइरिस, पुपिल, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना, लेंस होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बेसिक बनता है कि आई डोनेशन जो होता है, आई डोनेट होता है, उसमें कौन सा पार्ट आइज का डोनेट होता है बेसिकली, तो वो कर्निया होता है। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे कर्निया होता है, ये आउटवर्ड की तरफ, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। ये पुपिल होता है जो एडजस्ट होते रहता है। एक्वस ह्यूमर इसमें भरा हुआ होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे आइज में लगा हुआ है। सस्पेंसरी लिगामेंट है और ये सिलियरी मसल्स लगे हुए हैं। ये आइरिस है, ये रेटिना है जहाँ पे पिक्चर बनते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट है जो कि लाइट के इनसेंसिटिव होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके। जो फ्रंट पार्ट है आइज का उसे कर्निया कहा जाता है। ये आउटवर्ड की तरफ बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। कर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। ये एक फ्लैट होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप में होता है। रिंग शेप मेम्ब्रेन है ये। आइरिस में एक होल होता है जिसे कि पुपिल कहा जाता है। पुपिल का कलर ब्लैक होता है। आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। हमारे आइज में कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने होते हैं, जो अपने साइज को, शेप को चेंज कर लेते हैं लाइट को फोकस करने के लिए। आई लेंस अपने पोजीशन पे लगा हुआ है बिकॉज ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं सिलियरी मसल्स के साथ। फोकल लेंथ आई लेंस का, जो आई में लेंस लगा हुआ है उसका फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। वो चेंज हो सकता है बाई चेंजिंग इट्स शेप। जब वो कॉन्वेक्स लेंस हमारे आइज वाला अपना शेप चेंज करेगा, तो शेप कब चेंज करेगा? बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल के वजह से वो अपना शेप चेंज करेगा। एक स्क्रीन होता है इसके पीछे, हमारे आइज के सबसे पीछे, सबसे पिछले वाले हिस्से पे एक स्क्रीन होता है जिसे रेटिना कहा जाता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है और हम लोग देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को। रेटिना बिहाइंड दी आई लेंस होता है, सबसे पिछला भाग है ये। उसी पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये एक स्मॉल एरिया है जो कि रेटिना पे ये इनसेंसिटिव ऑफ लाइट होता है। इसे लाइट से कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं और आइज को वहाँ से छोड़ के वो ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, उस पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। जो स्पेस कर्निया और आई लेंस के बीच में है, जो स्पेस कर्निया और आई लेंस के बीच का है, उसमें वाटरी लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे कि एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। जो स्पेस आई लेंस और रेटिना के बीच में है उसमें ट्रांसपेरेंट जेली भरा हुआ होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। आइरिस के और पुपिल का फंक्शन क्या है इसको देखते हैं। आइरिस कंट्रोल करता है कि हमारे आइज के अंदर कितने अमाउंट में लाइट जाएगा। अगर हमारे आइज में लार्ज अमाउंट में लाइट एंटर कर रहा है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और पुपिल को छोटा कर देगा, और इसके वजह से आइज में जाने वाला जो लाइट का अमाउंट था वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये एडजस्ट होते रहते हैं, और इसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आप धूप में बैठे हो काफ़ी समय से, और वहाँ से, क्योंकि धूप में जब आप बैठे रहते हो तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट आपके आइज को मिलता है। आपके आइज में ज़्यादा लाइट एंटर करने लगते हैं, जिसके वजह से पुपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि जितना उसको ज़रूरत है उतना ही लाइट अंदर ले सके, इसलिए वो अपने साइज को छोटा कर लेता है पुपिल। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उठ के अपने रूम में आते हो सकता है कि वहाँ आपको कुछ दिखाई ना दे या फिर एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइट का आपके आइज को वो नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो रूम में लाइट कम है और दूसरे की पुपिल अपना साइज छोटा करके बैठा हुआ है, तो जो लाइट जाना चाहिए था आइज में वो भी नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा समय के बाद वो पुपिल फिर से एडजस्ट होकर बड़ा होने लगता है जब आप रूम में आ जाते हो तो, और फिर
1 2 4 5 मिनट के बाद आपको रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से पुपिल अपने साइज को चेंज करते रहता है। बात कर लेते हैं रॉड और कोन्स के बारे में। ये क्या होते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रेटिना पे होते हैं। इनका नाम है रॉड सेल एंड कोन सेल। जो रॉड सेल हैं इनका शेप रॉड शेप में होता है, इसीलिए इन्हें रॉड सेल्स कहा जाता है। ये रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के, मतलब ब्लैक बोल सकते हो आप, डार्क बोल सकते हो। एक पर्सन अंधेरे रूम में भी कुछ चीज़ों को देख पाता है क्योंकि उसके अंदर रॉड सेल्स उसके रेटिना में प्रेजेंट है। रॉड सेल जो रेटिना पे है वो आपको कलर के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हो वो किस कलर का है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। कोन सेल के बारे में देखते हैं। कोन सेल कोन शेप में होते हैं और इसीलिए इनका नाम कोन सेल्स रखा जाता है। ये भी रेटिना में होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के। कोन सेल्स सेंसेशन देते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कलर को पहचान लेते हैं, ये डिफरेंशिएट भी करते हैं कि कौन सा कलर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स को भी ये करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो वो किस कलर का है, वो क्यों आप उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो कलर को, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन सेल्स इन योर रेटिना। की पॉइंट क्या दिया गया है कि एक नॉर्मल आई दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है बिकॉज ऑफ इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है इसे भी हम लोग समझेंगे। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो लाइट रेज दूर से आ रही हैं, जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, जब वे हमारे आईज तक पहुंचती हैं, देन विच नीड्स अ कॉन्वेक्स लेंस, तो उन्हें एक कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता पड़ती है ताकि जिसका लो कन्वर्जिंग पावर हो, जिसका कन्वर्जिंग पावर लो हो, ताकि वो हमारे इमेज रेटिना पे बना सके। लो कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है कि फोकल लेंथ उसका लार्ज हो। अगर लाइट रेज किसी नज़दीक के ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही हैं एंड वो डाइवर्जिंग हैं, जब हमारे आइज के पास आए तो वो डाइवर्ज कर रहे हो, तो उन्हें क्या चाहिए? एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जो हाई कन्वर्जिंग पावर का हो और जो कन्वर्ज कर दे ताकि इमेज फिर से हमारे रेटिना पे ही बन जाए। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन आपको मिलेगा कि एक आई फोकस कर सकता है दूर के ऑब्जेक्ट पे भी और नज़दीक के ऑब्जेक्ट पे भी, और उनको फोकस करके उनका इमेज रेटिना पे बना सकता है बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। अपने लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर करके कोई भी आईज दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को भी उनका इमेज अपने रेटिना पे बना लेता है। एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होते रहता है क्योंकि उसमें सिलियरी मसल्स लगे हैं और सिलियरी मसल्स के एक्शन से फोकल लेंथ चेंज होते रहता है कॉन्वेक्स लेंस का, जो हमारे आईज में प्रेजेंट है, जो गॉड गिफ्टेड है। सिलियरी मसल कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस एंड हेंस इट्स फोकल लेंथ विच चेंजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। एबिलिटी ऑफ एन आई, किसी भी आई का जो ये एबिलिटी होता है कि वो फोकस कर सके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे भी और नियर बाई ऑब्जेक्ट पे भी, और उसको अपने रेटिना पे उसका इमेज बना सके अपने फोकल लेंथ को चेंज कर करके, इसी एबिलिटी को तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, इसी को तो एकोमोडेशन कहा जाता है। एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। अगर दूर की बात करें तो दूर वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, मतलब कि अनंत, कहीं भी कुछ भी बहुत दूर तक वो देख सकता है। और इसीलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन एक नॉर्मल विजन वाले पर्सन के आइज का क्या होता है? 4 डायोप्टर। अभी तक आपको पावर का तो यूनिट आ ही गया होगा, डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से डिनोट होता है। रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई के आइज का, उनके विजन का रेंज क्या होता है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो सबसे ज़्यादा दूर तक क्या देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। और सबसे नज़दीक क्या देख सकते हैं? तो वो 25 सेंटीमीटर तक। इससे नज़दीक वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक वो देख सकते हैं, ये उनका रेंज हुआ।
डिफेक्ट क्या हो सकते हैं आइज में और उनका इलाज क्या हो सकता है, करेक्शन क्या हो सकता है। तो डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। मायोपिया हो सकता है आइज में, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है आइज में, एंड प्रेसबायोपिया भी हो सकता है आइज में। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब यू कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट यू आर नॉट एबल टू सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आप नज़दीक के वस्तुओं को तो देख पा रहे हो सही से, लेकिन दूर के वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हो। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हो लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को आप सही से नहीं देख पाते हो। There are refractive defects of vision because they are caused by the incorrect reflection of light rays, क्योंकि जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हो रहा हमारे आईज में वो इनकरेक्ट हो रहा और इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं आई लेंस में। एंड उनको करेक्ट करने के लिए सुटेबल स्फेरिकल लेंसेस लगते हैं। बेसिकली समझे तो जो आईज में चश्मा लगता है उनका काम यही होता है, इन्हीं को ठीक करना। अब देखते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हो, कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि आप शॉर्ट डिस्टेंस को ही सिर्फ देख सकते हो। होता क्यों है मायोपिया? तो मायोपिया होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस के हाई कन्वर्जिंग पावर होने से, जो आई में कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, इसी वजह से ये बीमारी होता है मायोपिया। दूसरा रीजन ड्यू टू आई बॉल बिंग टू लॉन्ग, आई बॉल ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से भी होता है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है स्पेक्टिकल्स में, चश्मा में। पर्पस क्या है कॉनकेव लेंस लगाने का? क्योंकि कॉनकेव लेंस जब आप लगाइएगा तो वो रिड्यूस कर देगा कन्वर्जिंग पावर को। क्योंकि मायोपिया हुआ क्यों था? हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण। हाई कन्वर्जिंग पावर है अगर तो इसको कम कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा आईज। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस दी कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है स्पेक्टिकल्स में। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप देख पाते हो लेकिन कांट सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, लेकिन आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हो। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से, या फिर दूसरा रीजन है इसका आई बॉल बिंग टू शॉर्ट, आई बॉल ज़्यादा ही छोटा हो गया इसलिए। तो द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा? बिहाइंड द रेटिना, और इसीलिए आप नहीं देख पाते हो। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज कर देता है कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस को। आप क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वो लाइट को सही से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था आपका आईज, और इसीलिए आप नहीं देख पा रहे थे। तो अब कॉन्वेक्स लेंस आप इसलिए लगाइएगा हाइपरमेट्रोपिया में कि वो अब कन्वर्ज कर पाए, ताकि आपके रेटिना पे पिक्चर बन पाए। प्रेसबायोपिया क्या होता है? ये भी एक आईज का डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें ओल्ड पर्सन, इसमें बेसिकली ओल्ड पर्सन के बारे में बात किया गया है। जब ओल्ड पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, कैनॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, एज हो गया है उनका, इसलिए लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। प्रेसबायोपिया भी एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है, इज अ हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन ये क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण होता है, ओल्ड एज के पीपल में होता है। इसको भी सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा स्पेक्टिकल्स में। जो पर्सन जिनको मायोपिया भी हुआ है और हाइपरमेट्रोपिया भी हुआ है, मतलब कि ना तो वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं और ना ही वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, देन उनके स्पेक्टिकल्स में बाई फोकल लेंसेज का यूज होगा, मतलब कि उनके स्पेक्टिकल्स में कॉनकेव लेंस का भी यूज होगा और कन्वेक्स लेंस का भी यूज होगा। अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस का यूज होगा, जबकि लोअर पार्ट में कन्वेक्स लेंस का यूज होगा ताकि वो रीडिंग कर सके, और कॉनकेव लेंस का यूज होगा ताकि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सके। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट भी एक मेडिकल कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है, ये भी आईज में होते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि लेंस ऑफ द आई ऑफ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, वो जो आपके आईज में लेंस लगा हुआ है, जो गॉड गिफ्टेड लेंस है आपके आईज में, वो क्लाउडी हो जाता है वो, और उसके वजह से सब कुछ आपको ब्लर ब्लर सा दिखने लगता है, उसी को कैटरैक्ट कहा जाता है।
इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो एक मेम्ब्रेन बन जाता है आइज के ऊपर से, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट ब्लड ब्लड दिखने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है आपका। इसको सही करने का तरीका सर्जरी है, सर्जरी करके उस मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है और तब यू कैन सी क्लियरली, आप सही से देख पाते हो। ओके, एक बहुत ही अच्छा डाउट यहाँ पे है कि पता नहीं मुझे कि आपको ये डाउट कभी हुआ या नहीं, लेकिन मुझे तो दिमाग में एक बार आया था जब मैं छोटा था, तो कि हम लोग के पास दो आंखें होती हैं, हम एक आंख से भी देख सकते हैं, फिर हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, उनका क्या यूजेज है। बाद में जब मैं क्लास 10th में आया, देन मुझे आंसर वो मिला कि हमें दो आंखें क्यों होता है। तो दो आंख होने का रीजन, पहला रीजन ये है कि एक आइज से 150 डिग्री वाइड एंगल तक आप देख सकते हो, जबकि दो आइज से आप 180 डिग्री एंगल तक देख सकते हो। पहला बेनिफिट ये है दो आइज होने का। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप सही से डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज कर पाते हो। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, आप एक पेंसिल लीजिए, एक पेंसिल को एक आइज बंद कर लीजिए और जो हाथ में आप पेंसिल लिए हैं उसके टिप को दूसरे हाथ से पकड़ के देखिए, ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपका एक आइज बंद है। और दोनों आइज का यूज इसलिए होता है ताकि आप डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर पाओ कि वो आपके बॉडी से कितने दूर पे पेंसिल है। अगर आप एक आइज से देख रहे हो तो शायद आप डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर ना कर पाओ और शायद आप पेंसिल के टिप को ना पकड़ पाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का ग्लास प्रिज्म से, इसको अब हम लोगों को देखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि इमर्जेंट रे पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर वही रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म के थ्रू होने लगे, देन इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होगा इंसिडेंट रे के। क्यों? क्योंकि इनका ऑपोजिट फेस पैरेलल नहीं होता है, ये रीजन है। जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक लाइट का रे पास होती है प्रिज्म से, तो वो बेंड हो जाती हैं प्रिज्म के बेस के तरफ, नीचे की तरफ। अगर प्रिज्म ऐसे है, ये आपका मान लीजिए कि प्रिज्म है और इधर से लाइट आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, यही कहा जा रहा है इसमें। When a ray of light passes through the prism, it bends towards the base of prism, ये हो गया है। The angle between incident ray, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे जो है, इन दोनों के बीच के एंगल को डेविएशन कहा जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन की कितने डिग्री से रे डेविएट कर गया है, वही कहा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब बिखर जाना, टूट जाना, यही होता है डिस्पर्जन मतलब। 1665 में न्यूटन डिस्कवर किए थे कि अपने एक एक्सपेरिमेंट से कि ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना हुआ है। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, यही उन्होंने बताया था। और ये बताया कैसे था, क्योंकि जब वो प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किए तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गया। द बैंड ऑफ 7 कलर, जो 7 कलर का बैंड है, फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन पे जो बना हुआ है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं तब ये बनता है, उसी को स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहा जाता है। जब एक प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट को पास करोगे देन, और आप एक स्क्रीन लगाए हो आगे, तो उस स्क्रीन पे आपको 7 कलर्स मिलेंगे और उन्हीं 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा गया है। और इसी का एक्सपेरिमेंट ये न्यूटन साहब किए थे। जो वाइट लाइट स्प्लिट हो गया है 7 कलर्स में, जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास प्रिज्म से पास हो रहा, तो उसे ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑकर्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है? क्योंकि वाइट लाइट ट्रेवल करते हैं जब एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है? क्योंकि जो वाइट लाइट के अंदर में कलर्स हैं 7 कलर्स, उन 7 कलर्स का अलग अलग स्पीड है ग्लास प्रिज्म के अंदर। अगर स्पीड अलग अलग है तो वो डेविएट भी अलग अलग होंगे और इसीलिए वो 7 दिखने लगते हैं। फिर
जब वाइट लाइट कंसिस्ट होता है, बना होता है 7 कलर से और वो फॉल करता है ग्लास प्रिज्म पे, देन ईच कलर इन इट इज रिफ्रैक्टेड। वो सभी कलर रिफ्रैक्ट होते हैं, डेविएट होते हैं डिफरेंट एंगल पे, और जिसके वजह से वो 7 कलर में टूट जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं और उन्हें ही एक स्पेक्ट्रम वो बना लेते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। रेड कलर मैक्सिमम स्पीड होता है रेड कलर का ग्लास प्रिज्म में, और इसीलिए वो डेविएट मिनिमम करता है, एकदम मिनिमम डेविएशन होता है उसका। वायलेट कलर का मिनिमम स्पीड होता है ग्लास प्रिज्म के अंदर, जिसके वजह से डेविएशन उसका मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाली लाइट है ये, होने वाली कलर है ये। रेनबो क्या होता है, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि व्हाट इज रेनबो। रेनबो एक आर्क है, 7 कलर से मिलके बना है, और ये स्काई में विजिबल होता है, जो कि प्रोड्यूस कब होता है और क्यों होता है, तो प्रोड्यूस क्यों होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट के वजह से। और डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट कैसे होता है, जैसे कि हम लोग तो डिस्पर्जन जो अभी चेक देखें वो प्रिज्म से हो रहा था, ग्लास प्रिज्म से, लेकिन ऊपर कैसे होता है डिस्पर्जन कि हमको रेनबो दिखता है, तो वहाँ पे रेन ड्रॉप्स प्रिज्म जैसे काम करने लगते हैं, और रेन ड्रॉप्स की वजह से वहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ होता है एटमॉस्फेयर में। रेनबो फॉर्म होते हैं स्काई में जब सन भी शाइनिंग हो रहा हो और उस समय रेनिंग भी हो रहा हो, वर्षा भी हो रही हो, तो सेम टाइम पे जब दोनों काम होगा उसी समय पे रेनबो भी बनने वाला है। रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के, जिधर सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो होगा। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। रेनबो वाइट लाइट के डिस्पर्जन के वजह से बनता है। ईच रेन ड्रॉप, जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं वो टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और स्प्लिट कर देते हैं सनलाइट को स्पेक्ट्रम में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक तरह का रिफ्रैक्शन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से होता है, और इसीलिए इसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। इसमें होता क्या है कि क्या मतलब होता है कि वो ट्विंकलिंग करने लगते हैं, तो जब एटमॉस्फेयर व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर स्टार लाइट टुवर्ड्स अस, जब स्टार से निकलने वाले लाइट को एटमॉस्फेयर ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है तो उस समय पे स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, लेकिन यही रिफ्रैक्शन जब कम होता है तो उस समय पे स्टार डिम दिखाई देते हैं। और जब स्टार ब्राइट दिखाई देते हैं तो उस समय पे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेज, तो उस समय पे लाइट इंक्रीज होता है और देन डिक्रीज होता है। डिक्रीज कब होगा, जब रिफ्रैक्शन कम होगा। इंक्रीज कब होगा, जब रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। और ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होते रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी के वजह से ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं रात में, लेकिन प्लैनेट्स कभी भी ट्विंकल नहीं करते। दूसरा फिनोमेना क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से, तो स्टार जो कि एक्चुअल में उतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन हमको जितने वो एक्चुअल में ऊंचे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। इसका भी रीज़न एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से ही वो तारे ज़्यादा ऊंचा दिखाई देते हैं जितने वो एक्चुअल में नहीं हैं। तीसरा फिनोमेना क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का मतलब होता है कि सन राइज होने से पहले 2 मिनट पहले हम लोगों को सन दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद तक, जब सनसेट होता है एक्चुअल में उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखते रहता है, और इसका भी रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट का बिखर जाना, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर लाइट को बिखर जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट भी इसी का एग्जांपल है। जब लाइट पार्टिकल से, जब लाइट के पाथ में पार्टिकल्स आ जाए और उस पार्टिकल्स के वजह से लाइट स्कैटर होने लगे तो उसे टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जाता है। जब वाइट लाइट जो कि 7 कलर से मिलके बने हुए हैं वो किसी क्लियर लिक्विड से पास होते हैं, और जिसमें हैविंग सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसमें कि स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं
देन ब्लू कलर, जो वाइट लाइट के अंदर ब्लू कलर था, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। छोटा होने के वजह से वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। और जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो स्कैटर्ड कम करता है। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट का कलर डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज क्या है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ। जो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, आर मच लार्जर, वो ज़्यादा बड़े होते हैं, देन दी वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट। किन से बड़े होते हैं? तो विजुअल लेंथ, जो विजुअल लाइट है, जो विजुअल लाइट का वेवलेंथ रेंज है, उससे भी ज़्यादा बड़े ये होते हैं, ये पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हैं। स्कैटर द लाइट एज सच ड्यू टू which the scattered light also appears white. Air molecules present in the atmosphere, जो एयर मोलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो स्मॉलर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट, वो विजुअल लाइट के वेवलेंथ से भी छोटे होते हैं। और जिसके वजह से स्कैटर मेनली दी ब्लू लाइट, जो कि ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं वाइट लाइट में से इन द सनलाइट, वाइट सनलाइट, और इसी की वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है। वही यहाँ भी लिखा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट, जो वाइट लाइट के अंदर में 7 कलर थे उसमें से एक ब्लू भी था। तो ब्लू कलर एयर मोलिक्यूल्स के वजह से, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर मोलिक्यूल्स हैं उसके वजह से स्कैटर करते हैं, और इसीलिए स्काई का कलर भी ब्लू दिखाई देता है। अगर अर्थ हैड, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसमें एयर नहीं होता, देन क्या होता है यहाँ पे कि कोई स्कैटरिंग ही नहीं होता सनलाइट का। कोई स्कैटरिंग अगर नहीं होता तो स्काई डार्क और ब्लैक दिखाई देता। आउटर स्पेस में जब आप आउटर स्पेस में जाओगे कभी, देन वहाँ पे आउटर स्पेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होने के वजह से वहाँ पे डार्क और ब्लैक दिखाई देता है स्काई इंस्टेड ऑफ ब्लू, जो कि हम लोग यहाँ पे ब्लू देखते हैं। डेंजर सिग्नल में रेड लाइट का यूज होता है, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, ये लीस्ट स्कैटर्ड है, ये फैलता कम है, तो फॉग में भी और स्मोक पार्टिकल्स की वजह से भी ये स्कैटर्ड नहीं करता है, ये दूर तक दिख सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। सन रेड अपीयर क्यों होता है सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे? सो इसका भी ये मतलब अच्छा ये सब क्वेश्चन है, अच्छा एप्लीकेशन है इसका। जो सन है एंड सराउंडिंग स्काई है अपीयर रेड, वो रेड दिखाई देते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम पे। रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पे जो अधिकतर ब्लू कलर प्रेजेंट है सनलाइट के अंदर, वो स्कैटर्ड हो चुके हैं एंड अवे फ्रॉम लाइन ऑफ साइट, और वो लाइन ऑफ साइट के बाहर जा चुके हैं, वो लिविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर, और वहाँ पे सिर्फ रेड कलर का प्रेजेंस बच गया है सनलाइट में, और इसी वजह से जो कि वो हमारे आंखों तक पहुँचता है और हमें रेड ही दिखाई देता है। Since the light coming from the overhead sun has almost all its component colored in the right proportion, therefore the sun in the sky overhead appears white to us. जब सन ओवरहेड मतलब दोपहर के टाइम पे, जब हमारे सर के ऊपर होता है सन, उस समय सारा कंपोनेंट प्रोपोर्शन होता है, इक्वल टाइप में रहता है, उस समय देन सन इज द स्काई ओवरहेड अपीयर्स वाइट, उस समय पे सन वाइट दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सारे कलर का प्रोपोर्शन सेम होता है। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ फिजिक्स के पूरे पोर्शन को भी हम लोग निपटा चुके हैं। अगर सच में आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहा हो, अगर ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा हो, तो हमारे इस मेहनत के लिए एटलीस्ट आपको एक शेयर करनी चाहिए। एंड येस, इफ़ यू रियली like the video, then hit the like button and do subscribe this channel to get the notification of more videos. Okay, thank you. हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे. Okay.